बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर फ़ुआद नसरुल्लाह है। मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ यूरोलॉजी में और मैं इस वक्त प्रैक्टिस कर रहा हूँ चौथाई मेडिकल सेंटर जेल रोड और चौथाई मेडिकल सेंटर जौहर टाउन लाहौर में। तो मेरा आज का इस गुफ्तगू का मकसद बेसिकली कुछ कॉमन यूरोलॉजिकल इश्यूज़ और एंड्रोलॉजिकल इश्यूज़ जो उनसे उनको डिस्कस करना। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहता हूँ इरेक्टाइल डिसफंक्शन के पेशेंट जिनको इरेक्शन नहीं हो रही होती। तो इनमें से बहुत सारे पेशेंट जो उनसे हैं यंग पेशेंट्स होते हैं और इनमें जो मैंने देखा है, जो मेरे एक्सपीरियंस पे आया है, मैं इसमें किताबी बात नहीं कर रहा बिल्कुल भी, मैंने अपना एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ। वो होते हैं परफॉर्मेंस एंजाइटी के पेशेंट, यानी कि वो पेशेंट जो होते हैं साइकोलॉजिकल उनको प्रॉब्लम होता है, एंजाइटी का मसला होता है। उनके जहन में ये बात बैठ गई होती है कि हम परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। उनको इरेक्शन हो रही होती है लेकिन एट दी टाइम जब इरेक्शन चाहिए होती है तो उस वक्त उनको इरेक्शन नहीं हो रही होती। तो परफॉर्मेंस एंजाइटी के जो पेशेंट्स होते हैं इनके लिए हमें सपोर्टिव मेडिसिन साथ देनी पड़ती हैं। सपोर्टिव मेडिसिन का मतलब ये है कि इस तरह की मेडिसिन जो कि वक्ती तौर पे उनको इरेक्शन करवा दें। हम उनको आर्टिफिशियल इरेक्शन बाज़ात इंजेक्शन लगा के भी करवा देते हैं और कुछ दवाइयाँ दे के भी करवा देते हैं ताकि वो एक दो सेक्स अच्छे कर लें। जब वो एक दो सेक्स अच्छे कर लेते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्ड हो जाता है और उसके बाद उनको कोई दवाई नहीं चाहिए होती। ये वो पेशेंट हैं जिनसे हकीम सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। इन पेशेंट्स को हकीम पता नहीं कौन कौन सी गर्मी बताई होती है हकीमों ने और किस किस तरह की दवाइयाँ लोगों ने इनको खिलाई होती हैं और ये खाई जाती हैं उनकी दवाइयाँ। हालांकि इनको सिर्फ चंद दिन की थेरेपी चाहिए होती है, सिर्फ इनको कुछ सेशन चाहिए होते हैं, कुछ इनको साइकोलॉजिकल सेशंस चाहिए होते हैं और कुछ इनको मामूली सी दवाई चाहिए होती है ताकि इनका कॉन्फिडेंस जो है वो दोबारा से जो है बिल्ड हो जाए। कुछ पेशेंट होते हैं जिनको वाकई प्रॉब्लम होता है, ख़ास तौर पे इसमें मैंने देखा है जो हमारे पेशेंट होते हैं डायबिटिक्स होते हैं, क्योंकि हमारे मुल्क में डायबिटीज़ को बड़ा ही लाइट लिया जाता है। शुगर को तो बीमारी समझा ही नहीं जाता। तो शुगर को, जिन पेशेंट्स को शुगर है उनको चाहिए कि शुगर को इंतहाई एक्यूरेटली कंट्रोल करें। अपना शुगर का इलाज मुसलसल और मुस्तनद डॉक्टर से करवाएं। मैंने ये देखा है कि हकीम के पास लोग बहुत ज़्यादा जाते हैं शुगर के लिए। हकीम शुगर का इलाज नहीं कर सकता। शुगर के इलाज के लिए शुगर के डॉक्टर के पास जाएं और शुगर लेवल कंट्रोल करें। सिमिलरली हमारे मुल्क में भी और इरेक्टाइल डिसफंक्शन में भी वो पेशेंट जिनमें ओबेसिटी है, यानी कि जो ओबीस हैं और जिनमें कोलेस्ट्रॉल लेवल जिनसा है, लिपिड प्रोफाइल, कोलेस्ट्रॉल लेवल यानी कि खून में चिकनाई की मकदार ज़्यादा होती है, उनमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन बड़ा कॉमन होता है। इन पेशेंट में खाली इरेक्टाइल डिसफंक्शन नहीं होता है, इनमें किडनी डिसीज़ के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं, इनमें हार्ट डिसीज़ के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए जो खुराक है वो ऐसी खानी चाहिए जिसमें चिकनाई कम हो और वॉक ज़्यादा करनी चाहिए। और जिस वक्त भी जो आपको फील हो, इन पेशेंट्स में कभी प्रॉब्लम फील हो तो फौरी तौर पे कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल हम इनमें करते हैं, यानी कि लिपिड्स को और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने की मेडिसिन को देते हैं और उसके साथ फिर हम इनको जो है इनके हार्मोन्स को भी एलिवेट करते हैं। उसके अलावा हमारे पास इरेक्टाइल डिसफंक्शन के कुछ पेशेंट आते हैं जैसे जिनमें दवाइयाँ भी असर नहीं कर रही, जिनमें और कोई रीज़न नहीं मिल रही होती। ऐसे पेशेंट भी मेरे पास आए हैं कि 10 साल से इरेक्शन नहीं हुई, 12 साल से इरेक्शन नहीं हुई, जब से पैदा हुए इरेक्शन नहीं हुई। तो ऐसे पेशेंट्स में जो है एक चीज़ होती है वीनस लीक, उसके चांसेस हो सकते हैं। तो इसमें हम फिर डॉपलर करवाते हैं। डॉपलर एक अल्ट्रासाउंड होता है जिसमें हम देखते हैं कि इन पेशेंट्स में ब्लड जो है इरेक्शन के वक्त वो पीनस के अंदर ठहरता है या पीनस में से निकल जाता है, क्योंकि इरेक्शन, पीनस में कोई हड्डी तो है नहीं। इरेक्शन किस वजह से होती है? इरेक्शन इस वजह से होती है कि पीनस में ब्लड का इनफ्लो बढ़ जाता है और आउटफ्लो बंद हो जाता है और पीनस इरेक्ट हो जाता है। इन पेशेंट्स में प्रॉब्लम ये हो रही होती है कि इनमें जो आउटफ्लो है वो बंद नहीं हो रहा होता और इसको वीनस लीक कहते हैं। तो ये पेशेंट बेसिकली कैंडिडेट होते हैं फिर PD5 जिनको वियाग्रा सैलिस लेविट्रा कहते हैं, या तो वियाग्रा सैलिस लेविट्रा से इनफ्लो को बढ़ाया जाता है। कई पेशेंट एक ख़ास लेवल के इनफ्लो पे आके उनमें इरेक्शन आने लग जाती है और वो अपना सेक्स परफॉर्म करने के काबिल हो जाते हैं। लेकिन बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जो कि
इसके काबिल नहीं होते, तो ऐसे पेशेंट्स में हमें फिर हम पिनाइल इम्प्लांट्स डाल देते हैं। पिनाइल इम्प्लांट बेसिकली पीनस के अंदर डलते हैं, 2 तरह के हैं, वैसे तो बहुत किस्म के पिनाइल इम्प्लांट्स हैं, लेकिन जो कॉमनली हैं वो 2 तरह के हैं, 2 पीस पिनाइल इम्प्लांट और 3 पीस पिनाइल इम्प्लांट। 2 पीस मेलिएबल इम्प्लांट्स होते हैं जो पीनस के अंदर बैलून लाइक बॉडीज़ होती हैं जिसमें ब्लड ने स्टे करना होता है, इनको उसके अंदर डाल दिया जाता है और ये बड़ा फ्रेंडली इम्प्लांट होता है। इसमें बड़ी टाइप के इम्प्लांट अवेलेबल हैं, लेकिन हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं, मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो मैं तो अमेरिकन ड्रग कोटेड यूज़ करता हूँ इसमें सिर्फ। और इसके अलावा 3 पीस इम्प्लांट भी अवेलेबल हैं, वो भी हम यूज़ कर रहे हैं। 3 पीस इम्प्लांट जो है इसमें सिलिकॉन रॉड्स की जगह सिलिकॉन बैलून्स जो से पेनिस के अंदर डाले जाते हैं, जिसका एक बटन नीचे रख दिया जाता है और एक रिजर्वायर जिसमें हाइड्रोलिक फ्लूइड होता है वो मसाने के साथ रख दी जाती है, और जब पेशेंट बटन दबाता है तो इरेक्शन हो जाती है और फिर दोबारा बटन दबाता है तो इरेक्शन ख़त्म हो जाती है। ये इम्प्लांट मेगा इम्प्लांट है, इसमें भी ड्रग कोटेड है, ये भी हम रूटीन में डाल रहे हैं और इसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, लेकिन ये एक्सपेंसिव है और इसकी जो लाइफ है तकरीबन 15 साल तक लाइफ होती है इसकी। इसके अलावा इरेक्टाइल डिसफंक्शन के अलावा एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम जिसके साथ पेशेंट मेरे पास आते हैं वो है टेस्टिकुलर पेन। तो जब भी पेशेंट हमारे पास टेस्टिकुलर पेन के साथ आता है तो एकदम से सबसे पहले मेरा तो दिमाग सबसे पहले एक तरफ जाता है कि इसको कहीं टेस्टिकुलर टॉर्शन तो नहीं है, ख़ास तौर पर जब यंग पेशेंट हो तो पेशेंट को एग्ज़ामिन करना लाजमी होता है। मैं तो हर पेशेंट को एग्ज़ामिन करता हूँ, अपने हर पेशेंट को, मेरी ये रूटीन है और करना भी चाहिए, बाकी डॉक्टर भी करते हैं, ये नहीं कि खाली मैं करता हूँ। तो उसमें हम देखते हैं कि अगर तो टेस्टिकुलर टॉर्शन एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें टेस्टिस जो है रोटेट हो जाता है, रोटेट होता है तो उसमें खून की गर्दिश कम हो जाती है। जब खून की गर्दिश कम होती है तो वो पेनफुल हो जाता है, इसको यानी कि रोटेट कर जाता है, मूव कर जाता है। इसका फौरी तौर पे ऑपरेशन चाहिए होता है। इसके पेशेंट को हम इमीडिएटली डॉपलर करवाते हैं अगर किसी में हमें टॉर्शन का शक पड़े। एग्जामिनेशन के बाद डॉपलर अल्ट्रासाउंड है जिसमें ब्लड फ्लो का पता लगता है, और अगर डॉपलर पे टेस्टिस में ब्लड फ्लो नहीं आ रहा और पेशेंट को टॉर्शन हुए यानी कि पेन स्टार्ट हुए 6 घंटे तक का टाइम हुआ तो हम इमीडिएट ऑपरेशन करते हैं। इवन 12 घंटे तक का टाइम हुआ तब भी इमीडिएट ऑपरेशन का उसको एडवाइस करते हैं कि आप फ़ौरन ऑपरेशन करवाएं, बेशक हमसे करवाएं, बेशक किसी और से करवाएं। और इस टेस्टिस को छोटा सा एक ऑपरेशन होता है जिसके ज़रिए टेस्टिस को दोबारा डी रोटेट कर दिया जाता है, उसको वापस जो सा घुमा दिया जाता है ताकि उसका ब्लड फ्लो इस्टेब्लिश हो जाए। 12 घंटे तक ये टेस्टिस बच सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा टाइम अगर गुजर जाए तो ये टेस्टिस के बचने के चांस कम होते हैं, इसमें गैंग्रीन डेवलप हो जाती है। अच्छा, अगर जब हम टेस्टिस को डी रोटेट करते हैं तो हम इस टेस्टिस को फिक्स कर देते हैं साथ ही कि दोबारा ये रोटेट ना हो। इसी टेस्टिस को फिक्स नहीं करते, दूसरे साइड के टेस्टिस को भी फिक्स करते हैं ताकि उसमें रोटेशन ना हो क्योंकि जिस पेशेंट में एक साइड पे रोटेशन होती है उसमें दूसरी साइड पे रोटेशन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। बाकी टेस्टिकुलर पेन की और बहुत सारी कॉजेज़ हैं, जैसे एक बहुत बड़ी वजह जो सी एपिडेर्मोऑर्काइटिस यानी कि टेस्टिस की इन्फेक्शन होती है। तो ये बड़ी कॉमन वजह है जिसकी वजह से पेन होती है। पेशेंट आता है, उसके टेस्टिस को हाथ लगाते हैं तो पेनफुल होता है, हॉट होता है, और पेशेंट कहता है कि हाथ ना लगाएं, उसके लिए उसको पेन हो रही होती है। बाज़ पेशेंट को फीवर भी होता है और स्वेलिंग तो डेफिनेटली इसमें साथ होती है, और बाज़ टेस्टिस के अराउंड पानी भी इकट्ठा हुआ होता है जिसको हम हाइड्रोसिल कहते हैं। तो एक टेस्टिकुलर ऐसे जो पेशेंट होते हैं इनमें हम एंटीबायोटिक्स देते हैं पेशेंट को, और इनको बाज़ दाखिल करके इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक्स भी देनी पड़ती हैं और पेन किलर देते हैं। इनका हाइड्रेशन लेवल अच्छा रखते हैं। इसके अलावा टेस्टिकुलर पेन की एक वजह जो सी है वो हाइड्रोसील भी है। हाइड्रोसील का मतलब है कि टेस्टिस और टेस्टिस की झिल्ली के अराउंड पानी जो है उसकी मिकदार बढ़ जाती है, ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है। ये कोई इमरजेंसी नहीं होती, इसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं और बहुत सारे केसेस में खुद ही ठीक हो जाता है। लेकिन ओल्ड एज पेशेंट में इसको एवेल्यूशन इसकी जो सी ना डेफिनेटली हमें ज़रा एक्सटेंसिव करवानी पड़ती है। इस तरह यंग पेशेंट्स में प्रॉब्लम आती है वेरिकोसील की बल्कि वेरिकोसील बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, हमारे साउथ एशियंस में तो बहुत कॉमन है। अगर
ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन ये है, जो मेरी ज़ाती ऑब्जर्वेशन है कि 30% मेल पॉपुलेशन जो सी है उसमें वेरिकोसील लेफ्ट साइड पे तो होती है, तो बेशक वो ग्रेड 1 की हो या ग्रेड 2 की हो। तो वेरिकोसील जो सी है, इसके जो पेशेंट्स होते हैं इनमें बाज़-औक़ात कोई सिम्टम नहीं होता, बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम कोई सिम्टम नहीं होता। पेशेंट जो है उसको सारी उम्र पता ही नहीं लगता कि मुझे वेरिकोसील है। वेरिकोसील एक्चुअली नाड़ का फैलाव होता है। सिर्फ 5 to 10% पेशेंट जो है ना वो डॉक्टर के एडवाइस के लिए आते हैं वेरिकोसील के, जिनको पेन होती है उस टेस्टिस में, नाड़ के फैलाव की वजह से खून जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो करता है। और कुछ पेशेंट जो है इनफर्टिलिटी की वजह से भी आते हैं वेरिकोसील के साथ। तो वेरिकोसील का जो ऑपरेशन है, इसके ऑपरेशन के कई मेथड हैं, जैसे हाई लाइगेशन भी की जाती है, लो लाइगेशन भी की जाती है, एंजियो एम्बोलाइजेशन भी की जाती है। बस ये डिफरेंट टाइप के ऑपरेशन हैं, इनको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो मैं इसमें करता हूँ वो माइक्रोस्कोपिक विद पेन डॉपलर करता हूँ, बहुत छोटे से कट के साथ। पेशेंट जो है वो 12 घंटे के बाद खुद गाड़ी चला के घर जा सकता है। और वैसे टेस्टिकुलर पेन की अगर हम और रीज़न देखें तो उसमें टेस्टिकुलर कैंसर भी आ जाता है, लेकिन टेस्टिकुलर कैंसर जो है वो बहुत कॉमन नहीं है। लेकिन फिर भी अगर किसी पेशेंट में हमें शक पड़े तो उसमें हम फौरी तौर पर टेस्टिकुलर कैंसर के लिए एवेल्यूशन करवाते हैं। जैसे मैंने पहले कहा था कि हर पेशेंट का एग्जामिनेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तो जहाँ पे हमें शक पड़े कि इसमें कैंसर हो सकता है उसमें हम उसके कुछ हार्मोन्स करवाते हैं, उसका अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, और अगर वो टेस्ट उसके ठीक ना आ रहे हों तो फिर हम उस टेस्टिस को रिमूव कर देते हैं और उसको बायोप्सी के लिए भेजते हैं। और बायोप्सी में कंफर्म होता है कि इसको किस टाइप का कैंसर है, उसके मुताबिक फिर आगे उसका इलाज ऑन्कोलॉजिस्ट करता है। और इसके अलावा एक और चीज़ जो बड़ी कम होती है, जो मैंने देखी है कि ओकेजनली पेशेंट आता है रिट्रैक्शन ऑफ टेस्टिस, यानी कि उसका टेस्टिस था लेकिन टेस्टिस ज़रा ऊपर चला जाता है, बाजू का टेस्टिस नीचे होता है और पेशेंट कहता है कि जी बाजू का टेस्टिस मेरा जो है ना वो ऊपर की तरफ चल जाता है और मुझे पेन स्टार्ट हो जाती है। तो रिट्रैक्शन के जो पेशेंट होते हैं इनको सिर्फ हम रिलैक्सेंट देते हैं और इनको कहते हैं कि अंडरवियर यूज़ करें, और इनको अगर कोई इन्फेक्शन साथ चल रही हो तो उसके लिए एंटीबायोटिक देते हैं और पेन किलर्स इन पेशेंट्स को देते हैं। तो अगर रिट्रैक्शन बहुत ज़्यादा आमतौर पे सीवियर नहीं होती और पेशेंट इस पे पेन किलर्स पे बड़ा अच्छा रिस्पांस दे देते हैं। अच्छा, इसके अलावा बहुत सारे पेशेंट मेरे पास आते हैं जिनकी कंप्लेंट होती है, यंग पेशेंट्स होते हैं जी कि हमें हमारा टाइमिंग कोई नहीं है। पेशेंट का आमतौर पर यही वर्ड बोलता है कि जी टाइमिंग कोई नहीं है। तो अब इतना पेशेंट्स के साथ रह के तो समझ आ जाती है कि क्या क्या कह रहा है। एक्चुअली वो कहना चाह रहा होता है कि सेक्स टाइमिंग कोई नहीं है। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के पेशेंट होते हैं। तो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन जो है कोई बीमारी नहीं है, ये मैंने अपनी कुछ और वीडियोस में भी बताया और पेशेंट्स को भी बताता हूँ कि प्रीमेच्योर इजैकुलेशन जो है ये कोई डिजीज़ नहीं है। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन में बहुत थोड़े से पेशेंट ऐसे होते हैं कि जिनमें कोई अंडरलाइन इन्फेक्शन चल रही होती है, जैसे कोई पेशाब की इन्फेक्शन हो या प्रोस्टेटिक इन्फेक्शन हो, तो इनमें हम पेशाब का टेस्ट करवा लेते हैं। बाज़-औक़ात प्रोस्टेट को एवेल्यूएट कर लेते हैं, प्रोस्टेट को फिंगर डाल के भी एवेल्यूएट कर लेते हैं, या फिर हम जनसा के उसका प्रोस्टेटिक कल्चर करवा लेते हैं प्रोस्टेटिक फ्लूइड का। तो प्रोस्टेटिक इन्फेक्शन या पेशाब की इन्फेक्शन बहुत कम पेशेंट्स में निकलती है। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के जो पेशेंट्स होते हैं आमतौर पे ये पेशेंट जिनसे हैं, ये पेशेंट वो होते हैं कि जो चीज़ को, जो भी इनको टास्क दिया जाए उसको जल्दी फुलफ़िल करने की कोशिश करते हैं। इनकी कोशिश ये होती है कि इनको जो भी टास्क मिला है, जो इनको असाइनमेंट मिली है, इसको जल्दी से ये कंप्लीट करें। अगर इन पेशेंट्स की आप रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी करें, इनके पेरेंट्स से पूछें या इनके किसी बड़े भाई से पूछें तो वो बताएगा कि स्कूल बड़े टाइम से जाता था, स्कूल का काम करके सोता था। यानी कि वैसे आप इस पेशेंट से पूछें तो वो हमेशा उसे पूछें कि वो अपना उसको जो असाइनमेंट मिलती है उसको कभी पेंडिंग छोड़ता है तो वो कहेगा नहीं जी मैं अपनी असाइनमेंट जो है ना, जो मेरी डेली की असाइनमेंट होती है उसको मैं पूरा करके सोता हूँ रात को। तो इन पेशेंट्स को हम इस तरह, ये पेशेंट सेक्स को भी एक टास्क समझते हैं और इनकी कोशिश ये होती है कि उसको जल्द अज जल्द पूरा करते हैं। यानी कि जब वो सेक्स स्टार्ट करते हैं तो सेक्स में इतने ज़्यादा वो इन्वॉल्व हो जाते हैं कि वो बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हैं। तो इन पेशेंट्स को
हम कुछ इस तरह की दवाइयाँ देते हैं जिससे थोड़ा सा इनका ब्रेन स्लो हो जाए। तो इसमें बड़ी कॉमन और बड़ी सेफ एक ग्रुप है SSRI ग्रुप, जो पूरी दुनिया में दिया जाता है। इसकी मेडिसिन जो सी हैं डिपॉक्सिटिन एंड प्रोक्सिटिन जो सी है, वो हम इन पेशेंट्स में यूज़ करवाते हैं अकॉर्डिंग टू नीड। बाज़ औक़ात कुछ टाइम के लिए हम ये रेगुलर भी दे देते हैं और उसके बाद एज़ पर रिक्वायरमेंट इनको देते हैं। तो हकीम लोग इसमें अफ़ीम खिलाते हैं मरीज़ को। पर्पज़ उनका भी ब्रेन को स्लो करना होता है, लेकिन वो अफ़ीम देते हैं जो कि नुकसानदेह है, आपको पता है। तो हम इसमें बड़ी सेफ़ मेडिसिन होती हैं जो इसमें देते हैं। इन पेशेंट्स में आमतौर पे हमें इन्फेक्शन कोई नहीं मिलती, तो फिर इन पेशेंट्स को हम इस तरह की दवाइयाँ देते हैं कि जो ब्रेन को थोड़ा सा स्लो करते हैं। इसमें जो रिकमेंडेड मेडिसिन हैं वो हैं SSRI ग्रुप है एक, उसकी प्रोक्सिटिन एंड डिपॉक्सिटिन हम इन पेशेंट्स को देते हैं। इन दवाइयों से पेशेंट जो है, कुछ पेशेंट्स को ये रेगुलर हमें देनी पड़ती हैं फॉर फ्यू मंथ्स, और उसके बाद हम कुछ महीने रेगुलर दे के 1 से 2 महीने, उसके बाद एज़ पर रिक्वायरमेंट इनको दे देते हैं। लेकिन कुछ पेशेंट्स को हम सिर्फ एज़ पर रिक्वायरमेंट ही इस दवाई को देते हैं, और कुछ टाइम के बाद मैंने देखा है कि 6 महीने या 7 महीने के बाद पेशेंट को एज़ पर रिक्वायरमेंट ही दवाई चाहिए ही नहीं होती, वो उसकी टाइमिंग ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। लेकिन कुछ पेशेंट्स को रेगुलर बेसिस पे ये दवाई लेते रहना पड़ता है, और हकीम इसके लिए जो है वो अफ़ीम देते हैं। तो अफ़ीम के साथ वो जो है ना वो ब्रेन को स्लो करते हैं। थैंक यू सो मच।